एवरीवन, आज हम बीएड सेकेंड ईयर के इन्वायरमेंटल एजुकेशन पेपर के एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करेंगे। प्रश्न है हमारा कि अम्ल वर्षा के कारण, प्रभाव तथा निवारण उपायों की चर्चा कीजिए। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं। तो सामान्यतः वृष्टि जल यानी कि वर्षा का जल के अम्लता का स्तर पीएच मापक द्वारा मापा जाता है। पीएच मापक हमारा क्या होता है? पीएच की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन की क्षमता। तो किसी भी सॉल्यूशन में जो हाइड्रोजन का जो कंसंट्रेशन होता है, यानी कि हाइड्रोजन की जो सांद्रता होती है, वो जितनी अधिक होती है वो जो सॉल्यूशन जो होता है वो उतना ही अधिक अम्लीय होता है, और जितनी हाइड्रोजन की जो सांद्रता या कंसंट्रेशन जितनी कम होगी वो सॉल्यूशन उतना ही क्षारीय होता है। तो जो पीएच जो हमारा स्केल होता है वो 0 से लेके 14 तक होता है, और जो मिड पॉइंट होता है यानी कि 7, तो जो हमारा जल का जो पीएच वैल्यू है वो है 7। तो 7 से लेके 0 तक सभी पदार्थ हमारे अम्लीय कहलाते हैं, और जिनका पीएच वैल्यू 7 से लेके 14 तक रहता है वो हमारे जो पदार्थ हैं वो हमारे क्षारीय पदार्थ कहलाए जाते हैं। तो इस प्रकार तो जो शुद्ध वृष्टि का जो हमारा पीएच स्तर होता है वो 5.6 होता है, ठीक है, जो कि मुंह की लार या दूध से थोड़ा अधिक अम्लीय होता है, ठीक है। तो जब वृष्टि के किसी भी रूप, हिमवृष्टि, हिमकणों की वर्षा तथा कोहरा आदि में अम्लता का स्तर बढ़ जाता है तो उसे अम्लीय वर्षा या अम्ल वृष्टि कहते हैं। अब वृष्टि यानी कि वर्षा, ओले पड़े या बर्फ़ है या कोहरा है, तो उसमें जितना अगर अम्लता का स्तर अगर बढ़ जाता है तो उसको हम अम्लीय वर्षा या अम्ल वृष्टि कहते हैं। यानी कि शुद्ध वृष्टि का हमारा पीएच स्तर क्या है? 5.6। अगर इससे अधिक अगर अम्लीय वर्षा होती है, यानी कि कोहरा है, हिमकणों की वर्षा है, हिमवृष्टि है, अगर इससे अधिक उनका पीएच वैल्यू होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? अम्लीय वर्षा या अम्ल वृष्टि। तो वास्तव में ये घुले हुए सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड वाली वर्षा होती है। यानी कि जो अम्लीय वर्षा का जो कारण है वो सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड है, और वृष्टि जल में घुले हुए अम्लों का 70% भाग सल्फर डाइऑक्साइड तथा हाइड्रोजन सल्फाइड के ऑक्सीकरण तथा जल की क्रिया से उत्पन्न होता है, तथा शेष 30% भाग विभिन्न नाइट्रिक ऑक्साइड तथा अन्य यौगिकों से प्राप्त होता है। यानी कि जो हमारा अम्लीय वर्षा है उसमें 70% जो भाग है वो उसमें सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन के सल्फाइड के ऑक्सीकरण का है, और उसके बाद जो हमारा 30% जो भाग है अम्लीय वर्षा का, उसमें हमारे नाइट्रिक ऑक्साइड और अन्य यौगिक होते हैं। तो फरवरी 1979 में कनाडा के टोरंटो नगर में 3.5 पीएच स्तर की अम्ल वृष्टि हुई। यानी कि जो हमारी शुद्ध जो वर्षा का जो जल है उसका पीएच वैल्यू हमारी 5.6 होती है, ठीक है। जब इससे अधिक हमारी जो कनाडा में जो वर्षा हुई थी उसका पीएच वैल्यू कितना था? 3.5। तो यानी कि ये क्या थी? ये अम्लीय वर्षा थी। तो 1981 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के लॉस एंजल्स में 2.2 पीएच स्तर की अम्ल वर्षा हुई। यानी कि पीएच वैल्यू जितना कम होगा वो वर्षा उतनी ही अधिक अम्लीय वर्षा होती है। यानी कि उसमें जो अम्लता की जो मात्रा है, अम्ल की जो मात्रा है, एसिड की जो मात्रा है वो सबसे अधिक होती है। तो अब तक सर्वाधिक अम्लीय वर्षा वर्जीनिया के हेलिंग नगर में हुई, जिसका पीएच स्तर कितना था? 1.4 था। यह बैटरी एसिड यानी कि 1.0 पीएच से थोड़ा ही कम था, ठीक है। तो यानी कि जितना अधिक पीएच वैल्यू कम होगा तो वर्षा में जो एसिड की जो मात्रा है, जो अम्ल की मात्रा है वो उतनी ही अधिक होती है, तो वो वर्षा उतनी ही अधिक अम्लीय होती है। उसके बाद हमारा आता है अम्ल वर्षा का कारण। तो पहले हमने जाना कि अम्ल वर्षा कहते कैसे हैं, अब हम ये जानते हैं कि अम्ल वर्षा का कारण क्या है। तो मुख्यतः 3 प्रकार के अम्ल अम्लीय वर्षा में होते हैं, ठीक है। तो पहला हमारा क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड। तो जो हमारी सल्फर डाइऑक्साइड है उससे क्या बन जाता है? उससे हमारा गंधक का तेजाब बनता है। कैसे बनता है? ये हमारी सल्फर डाइऑक्साइड है और ये जल के क्रिया करती है। उसके बाद हमारा ये क्या बनता है? ये हमारा बनता है सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। इस प्रकार से
दूसरा जो हमारा अम्लीय वर्षा का कारण है वो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से शोरे का तेजाब। जो शोरे का जो तेजाब जो होता है उसमें क्या होता है, जो NO2 है और HO है वो मिलकर क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं मिलकर नाइट्रिक एसिड। ठीक है। तीसरा जो हमारा कारण है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बनिक एसिड बनता है, यानी कि जो H2CO3। तो इस प्रकार से ये 3 मुख्य कारण हैं अम्लीय वर्षा के। उसके बाद हमारा आता है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल और गंधक का तेजाब बनाते हैं। जैसा अभी हमने देखा, अम्ल वर्षा में अम्ल 2 प्रकार की वायु प्रदूषण से आते हैं, एक तो सल्फर डाइऑक्साइड, एक नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो ये प्रदूषक प्रारंभिक रूप से कारखानों की चिमनियों, बसों, स्वचालित वाहनों के चलने से उत्सर्जित होकर वायुमंडल में मिल जाते हैं। यानी कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है और जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है वो ये प्रदूषण आते कहाँ से, ये गैसें निकलती कहाँ से, ये गैसें निकलती हैं हमारी जो फैक्ट्री चलती हैं, हमारे जो वाहन चलते हैं सड़कों पर, उससे जो जो धुआं निकलता है उससे ये क्या कहते हैं हमारे वायुमंडल में पहुँचते हैं। और अम्ल वर्षा का जो हमारा केंद्र है वो क्या है, मैनचेस्टर। मैनचेस्टर जो है वो इंग्लैंड में है। उसके बाद हमारा आता है, ये हमारा चित्र है कि मान लीजिए एक हमारा ये कारखाना है, इससे जो है हमारी SO2 NO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड गैसें निकलती हैं। और जब ये धुआं यहाँ से निकला और जब वायुमंडल में पहुँचा और वायुमंडल में मिलकर इसने क्या कहते हैं नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड बना लिए, उसके बाद ये बादलों के साथ मिलकर ये अम्ल वर्षा यहाँ पर हुई। अम्ल वर्षा से क्या हुआ कि जो वन और फसलें हैं वो हमारी नष्ट हो जाती हैं। और जब ये पानी बहकर तालाबों, झीलों, नदियों में पहुंचता है तो ये जो उसमें तालाब में रहने वाले या झीलों में या नदियों में रहने वाले जो जीव हैं यानी ये मछलियां हैं, इन सब पर भी ये बेकार असर डालता है। उसके बाद हमारा आता है ऐतिहासिक तथ्य, यानी कि जो अम्ल वर्षा है इसके बारे में जो मीटिंग हुई और क्या निवारण, क्या उपाय हुए, इसके बारे में है। उसके बाद हमारा आता है सन 1980 के बाद किए गए शोधों से ये बात पता चली कि बीमारियों, सूखे और तापमान के अलावा वायु में विभिन्न प्रकार की गैसों की मात्रा बढ़ना भी फसलों तथा अन्य जीव जंतुओं को प्रभावित कर सकता है। यानी कि जो 1980 के बाद जो हमारी रिसर्च हुई उसमें जब हम जानकारी मिली कि केवल फसलें और जीव जंतुओं को केवल बीमारियां या सूखा या तापमान का ऊपर नीचे होना ही असर नहीं डालता है, बल्कि जो वायुमंडल में जो विभिन्न प्रकार की जो गैसें हैं उनकी मात्रा भी फसलों और जीव जंतुओं को प्रभावित करती है। तो आमतौर पर विभिन्न प्रदूषक इकाइयों जैसे वाहन है, फैक्ट्रियां हैं, इनसे निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड और फ्लोराइड इसके लिए उत्तरदायी हैं। ठीक है। सन 1950 या 60 के मध्य में यूरोप तथा अमेरिका में बहुत से पेड़ असामान्य तौर पर नष्ट हो गए थे और उस समय इसका कारण नहीं जाना जा सका क्योंकि उस समय रिसर्च यहाँ तक नहीं पहुँची थी। तो 1970 के दशक के अंत में जर्मनी में और 1980 में यूरोपीय देशों में प्रथम बार अम्लीय वर्षा का अवलोकन किया गया। यानी कि सबसे पहले 1970 के दशक में और जर्मनी में और 1980 में यूरोपीय देशों में पहली बार अम्लीय वर्षा का इन्होंने रिसर्च किया, उसको अवलोकित किया। और यूरोप में अम्लीय वर्षा के लक्षण अमेरिका की तुलना में अधिक स्पष्ट तौर पर देखे गए और परिणाम स्वरूप लगभग सभी महत्वपूर्ण प्रजातियां जो उस समय अत्यधिक संख्या में उपलब्ध थी उनकी संख्या आश्चर्यजनक रूप से कम हो गई। यानी कि यूरोप में जो अम्लीय वर्षा का जो प्रभाव था वो अमेरिका में हुई अम्लीय वर्षा से अधिक ज़्यादा हानिकारक साबित हुआ था। और ये समस्या केवल वृक्षों तक ही सीमित नहीं थी, यानी कि जो अम्लीय वर्षा हुई थी उसने केवल पेड़ों को या वनों को ही नुकसान नहीं पहुँचाया था। प्रमाणित शोध के परिणाम बताते हैं कि नॉर्वे के दक्षिण में स्थित 5000 झीलों में से 1740 झीलें इस वर्षा से अत्यधिक प्रभावित हुई। नॉर्वे यानी कि जो यूरोप में एक कंट्री है उसके दक्षिण में क्या हुआ था, 5000 झीलों में से 1740 झीलें जो अम्लीय वर्षा हुई इससे प्रभावित हुई और इसमें जो मछलियाँ थी और अन्य जलीय जंतु थे उन सब की मृत्यु हो गई। और स्वीडन में 1 लाख में से 20,000 झीलें इस घटना से प्रभावित हुई। ठीक है।
अम्लीय वर्षा ने ऐतिहासिक इमारतों को भी प्रभावित किया है। मात्र अमेरिका में एक वर्ष में अम्लीय वर्षा से $7 मिलियन की हानि हुई। ये उस समय की बात है जब 1970 से 1980 के दशक की बात है, जब पहली बार अमेरिका और यूरोप में अम्लीय वर्षा से जो शोध हुए उससे पता चला कि जो वायुमंडल में जो हानिकारक गैसें हैं वो किस प्रकार से प्रभाव इन सब चीज़ों पर डाल रही हैं। तो जो ऐतिहासिक इमारतें हैं वो ज़्यादातर चूने की या फिर जिस तरह की मार्बल वगैरह की बनती हैं। तो जब ये एसिड रेन होती है तो इससे ये क्या होता है, ये क्या कहते हैं, रासायनिक क्रिया करते हैं। रासायनिक क्रिया होने से क्या होता है, ये जो इमारतें हैं वो काली या पीली इस तरह की पड़ जाती हैं। जैसे कि हमने ताजमहल देखा है, ताजमहल संगमरमर का बना हुआ है। तो जब इसलिए हमने देखा होगा जो ताजमहल का जो संगमरमर का कलर है वो धीरे धीरे फेड हो रहा है, धीरे धीरे वो येलो हो रहा है। उसका कारण भी अम्लीय वर्षा ही है। तो सोफिया मीटिंग 31 अक्टूबर से 4 नवंबर सन 1988 बुल्गारिया में आयोजित यानी कि पहली बार जो सोफिया मीटिंग हुई थी अम्लीय वर्षा को लेकर, वो कब आयोजित हुई थी? वो 31 अक्टूबर से लेकर 4 नवंबर तक सन 1988 में बुल्गारिया में आयोजित हुई थी। और उसमें प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर अम्लीय वर्षा बेल्जियम, डेनमार्क, कनाडा, पोलैंड तथा इंग्लैंड में भी देखी गई है। और सन 1987 में 22 यूरोपीय देशों के जंगलों के सर्वेक्षण में यह स्पष्ट हुआ कि केवल आयरलैंड के वन अभी तक अम्लीय वर्षा से अप्रभावित हैं। बुल्गारिया, हंगरी और इटली में इससे नुकसान की मात्रा कम है। ठीक है, अर्थात इन देशों के 30% वन प्रभावित हुए, जबकि 10 देशों के 50% से भी अधिक वन इससे प्रभावित हुए हैं तथा बड़े पत्ते वाले वृक्षों में नुकसान 1 से 2% ज़्यादा है। यानी कि जब ये सोफिया मीटिंग जब 1988 में हुई तो उसमें जब सर्वेक्षण जब इस मीटिंग में रखा गया तो उसमें पाया गया कि केवल आयरलैंड है, बुल्गारिया है, हंगरी और इटली, यहाँ पर कम अम्लीय वर्षा से नुकसान हुआ है। बाकी जो यूरोपीय देश हैं या अमेरिका हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान मिला था। उसके बाद अम्लीय वर्षा की समस्या से निपटने के लिए प्रयास प्रारंभ हो चुके हैं। उनमें से एक है तालाबों और वनों में चूने की अत्यधिक मात्रा का छिड़काव। यानी कि जो चूना जो होता है वो क्षारीय होता है। जो जब एसिड रेन होती है तो जब चूने के साथ जब वो पानी मिलता है तो चूना जो है उसकी अम्लता को कम कर देता है। ठीक है, और साथ ही साथ वनों में उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग, परंतु सबसे सरल और प्रभावी तरीका कि इस अम्लीय वर्षा के कारकों के वायु में उत्सर्जन पर रोक लगाना। अब अम्लीय वर्षा के कारक कौन है? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन के यौगिक। तो सबसे ज़्यादा जो प्रभावी तरीका वो यही है कि जो हमारे ये हानिकारक जो तत्व हैं जो फैक्ट्रियों से, वाहनों के चलने से जो निकलते हैं, इन पर हम कमी लेकर आएँ या फिर पूरी तरीके से रोक लगाया जाए। अब ये है हमारा हेलसिंकी प्रोटोकॉल। ये अम्लीय वर्षा के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण समझौता है, जिसके अनुसार सल्फर डाइऑक्साइड के उत्सर्जन की दर को सन 1980 से 1995 के मध्य 70% कम करने का लक्ष्य है। यानी कि ये हेलसिंकी जो प्रोटोकॉल हुआ था उसमें जो समझौता हुआ उसके अनुसार जो सन 1980 से लेकर 1995 के मध्य तक हमें जो सल्फर डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन है उसको 70% तक कम करने का उद्देश्य रखा गया था। और सोफिया सेशन में प्रस्तुत आंकड़ों से ज्ञात हुआ कि सल्फर डाइऑक्साइड के एमिशन में सन 1980 से 1986 के मध्य यानी कि 6 साल के अंदर 15% की कमी आई। तो एक अन्य समझौता बुल्गारिया में सोफिया मीटिंग के 6वें सत्र में हुआ, जिसमें कि 25 देशों के प्रतिनिधियों की सहमति से एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर हुए कि सभी देश सन 1994 से नाइट्रोजन के ऑक्साइड का उत्सर्जन बंद कर देंगे। ठीक है, तो इसके बाद हमारा आता है अम्लीय वर्षा का प्रभाव। तो सबसे पहला जो हमारा प्रभाव है वो है मनुष्य के स्वास्थ्य पर। तो अम्लीय वर्षा के कारण जल के भंडार प्रदूषित हो जाते हैं तथा जल में अम्लता बढ़ जाती है। इस प्रकार के दोषों वाला जल का सेवन करने से स्वास्थ्य हमारा खराब हो जाता है।
यानी कि जब अम्लीय वर्षा होती है तो ये जो अम्लीय वर्षा का जो पानी है वो हमारे जो जल स्रोत है, जैसे तालाब है, झीलें हैं, नदियां हैं, इनमें जाके मिल जाता है। और जब यही पानी जब हम पीते हैं तो इससे हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाता है। दूसरा हमारा पॉइंट है वो है कि कार्बन मोनोऑक्साइड से मनुष्य के रक्त में हीमोग्लोबिन के अणु ऑक्सीजन की तुलना में 200 गुना अधिक तेजी से संयुक्त होने लगते हैं। यानी कि जो मनुष्य के रक्त में जो हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ भी क्रिया करता है और वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ भी क्रिया करता है। और जो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जो उसकी क्रिया करने की जो क्षमता है वो ऑक्सीजन की तुलना में 200 गुना अधिक है। इससे क्या होता है, इससे हमें श्वसन में घुटन होने लगती है। और सल्फर डाइऑक्साइड से औद्योगिक नगरों के ऊपर धूम्रखौरा छाया रहता है, क्योंकि इससे इमारतों से, फैक्ट्रियों, कारखानों से जब ये सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है तो उसको पर आपने देखा हुआ काला काला धुआं, कोहरा सा। इसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट है वो है कि सल्फर डाइऑक्साइड के द्वारा आँख, गले तथा फेफड़ों में संक्रमण होने लगता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन ऑक्साइड के सांद्रण में वृद्धि होने से श्वसन की क्रिया में कठिनाई होने लगती है, मसूड़ों में सूजन आ जाती है, शरीर के अंदर रक्तस्राव होने लगता है, ऑक्सीजन की कमी भी हो जाती है और निमोनिया तथा फेफड़े का कैंसर तक भी हो जाता है। सीसा, जस्ता, तांबा तथा धूल कणों से सांस लेने में कठिनाई होती है तथा फेफड़े संक्रमित हो जाते हैं। इसके बाद हमारा जो दूसरा जो प्रभाव है वो है नदियों और झीलों पर अम्लीय वर्षा का। तो अम्लीय वर्षा अपने साथ लाई मिट्टी को जब नदियों और झीलों में डाल देती है तो उनकी जल की अम्लीयता बढ़ जाती है। घुले एल्यूमिनियम में से जल में विषैलापन आ जाता है। होता क्या है कि जब अम्लीय वर्षा होती है, मिट्टी में क्या है, जो एल्यूमिनियम जो होता है वो अन्य जो भी मिट्टी में जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं एल्यूमिनियम के साथ साथ, उसमें से केवल जब अम्लीय वर्षा एसिडिक होती है तो जो एल्यूमिनियम जो होता है तो जो अम्लीय वर्षा में जो एसिड मौजूद होता है उसके साथ वो क्रिया करके वो मिट्टी से अलग हो जाता है। फिर ये एल्यूमिनियम मिट्टी के साथ साथ वो हमारे जो नदियां हैं और झीलों में हैं वहाँ पहुँच जाता है। और जो एल्यूमिनियम जो होता है वो पेड़ों के लिए या मछलियों के लिए या भी जितने भी हमारे जीव जंतु हैं उनके लिए ये खतरनाक साबित होता है। तो उससे क्या होता है कि परिणाम स्वरूप जल के जानवरों की अकाल मृत्यु भारी मात्रा में होती है, जिसके कारण भोजन की उपलब्धता में कमी स्वाभाविक है। इन क्षेत्रों का पारितंत्र वस्तुतः आशंका के घेरे में आ जाता है। उसके बाद हमारा है अम्लीय वर्षा का वृक्षों और मिट्टी पर प्रभाव। तो अम्लीय वर्षा से पेड़ों की पत्तियां जल जाती हैं, ऊपरी सिरे नष्ट होने लगते हैं। सबसे अधिक असर मिट्टी पर पड़ता है कि मिट्टी में विद्यमान अघुलनशील एल्यूमिनियम अम्लीय वर्षा से घुलनशील बन जाता है। जो मिट्टी में जो हमारा एल्यूमिनियम जो होता है वो अघुलनशील होता है, लेकिन जब ये अम्लीय वर्षा होती है, क्योंकि अम्लीय वर्षा में एसिड होता है और जो एल्यूमिनियम जो है वो अम्ल के साथ क्रिया करता है, क्रिया करने से ये घुलनशील बन जाता है और ये मैग्नीशियम को भी नष्ट कर देता है, जिससे जो अम्लीय वर्षा जो होती है वो मैग्नीशियम को भी नष्ट कर देती है, जिससे वृक्षों की शक्ति कम हो जाती है। ठीक है, तो अनेक देश इस समस्या के शिकार हुए हैं जिनका हल सहज नहीं सूझता। यानी कि एल्यूमिनियम मिट्टी में पाया जाता है लेकिन वो अघुलनशील अवस्था में होता है, जिसको जैसे पेड़ों या किसी भी चीज़ को ऐसे कोई असर उस पर दुष्प्रभाव उसका पड़ता नहीं है। लेकिन जब एसिड रेन होती है, एसिड रेन क्या करती है, वो एल्यूमिनियम को घुलनशील बना देती है, जो सीधे तौर पर फिर पेड़ों के लिए घातक हो जाता है, या नदियों या झीलों के पानी में जाके वो मछली वगैरह है उनके लिए भी ये घातक साबित हो जाता है। इसके बाद हमारा आता है डी, अम्लीय वर्षा का इमारतों पर प्रभाव। तो जब अम्लीय वर्षा का अम्ल भवनों व इमारतों पर गिरता है तो सामान्यतः वह बिल्डिंग सामग्री से संक्रिया करता है। यानी कि बिल्डिंग जिस चीज़ से बनी होती है, अम्लीय वर्षा जब होती है तो जो जल जो है अम्लीय वर्षा का वो जो बिल्डिंग मटेरियल हमारा होता है उससे संक्रिया करता है और विश्व के अनेक ऊंचे ऊंचे स्मारक, भवन, आलीशान इमारतें इसका शिकार बनती हैं। स्थायी समाधान ना हो सकने के कारण ये अभी भी चिंता का विषय बना हुआ है। जैसे कि हमारा ताजमहल है, ताजमहल जो है वो संगमरमर का बना हुआ है
और जो आज हम जो स्थिति देखते हैं कि जो ताजमहल के संगमरमर का रंग जो है वो धीरे धीरे पीला पड़ता जा रहा है, उसका एकमात्र या मेन कारण वो अम्लीय वर्षा ही है। उसके बाद हमारा आता है बिना दोष के सज़ा। इसमें क्या है कि वायु के लिए कोई देश विदेश की सीमाएं तो होती नहीं है। ऐसा तो है नहीं है कि जो वायुमंडल है उसके लिए हमारी कोई सीमाएं तो है नहीं है। उसके अम्लीय गैसों को ले जाने वाली वायु हजारों किलोमीटर उड़कर चली जाती है। यानी कि मान लीजिए यहाँ पर हमारे यहाँ कारखाना खुला हुआ है, वो उससे SO2 और NO2 उत्सर्जित हो रही हैं और वो वायुमंडल में जाके मिल रही हैं, और वो जो गैसें हैं वो वायु के साथ उड़कर कहीं और दूसरे क्षेत्र में भी चली जाती हैं। तो वहाँ पर क्या है कि जहाँ कहीं भी उसे आर्द्रता यानी कि नमी मिलती है, वहीं जल के साथ संक्रिया करके अम्लीय वर्षा के रूप में वो बरस पड़ती हैं। तो इस प्रकार कहीं की गैसें कहीं पहुँच जाती हैं, यानी कि वो भले ही आपका कारखाना इधर है, वो यहाँ तो नुकसान पहुँचा ही रही हैं, उसके साथ साथ वो अन्य क्षेत्रों में भी जाकर वायु के साथ जाकर वहाँ पे भी वो नुकसान पहुँचाती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे मैं आपके लिए योग शिक्षा का एक महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आऊँगी, तो आप लोग प्लीज़ अच्छे से पढ़ाई कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने दोस्तों को भी बताइए, अपने दोस्तों को भी चैनल शेयर कीजिए, उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।